हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? सीएमए फाउंडेशन के इस फास्ट ट्रैक कम रिवीजन सीरीज में जिस चैप्टर की आज शुरुआत करेंगे वह है हमारा लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। नो डाउट कि आपने बचपन में खूब सारा पढ़ाई किया हुआ इसके बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे सीएमए फाउंडेशन में लेजर एंड ट्रायल बैलेंस से 4 से 5 क्वेश्चन एमसीक्यू के एग्जाम में कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। और इसका लेवल भी जो हमने पहले से पढ़ा हुआ थोड़ा सा उसके हटकर है, तो इसको पूरा का पूरा मैं यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। हाँ, मैं आपको बता दूँ, जितने बच्चों को भी यहाँ पे रिवीजन करने समय लगता है कि ये फास्ट है, तो बेहतर होगा बच्चे कि जो ₹1 बैच मेरा आपके लिए है ना, एंटायर सिलेबस जिसमें कि लेजर एंड ट्रायल बैलेंस में भी 3 क्लास के अंदर में मैंने पूरा का पूरा एंड कराया हुआ है। उस क्लास को प्रॉपर तरीके से आप देखिए। ये पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस ₹1 बैच के अंदर में अपने सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों को दे रहा हूँ। मोटिव है कि उनका बेस स्ट्रॉन्ग हो, जिसके बेसिस पे वो सीएमए इंटर फाइनल यानी कि सीएमए को अच्छी तरीके से क्वालिफाई करें। आइए शुरू करते हैं इस रिवीजन सीरीज में लेजर एंड ट्रायल बैलेंस का कंप्लीट कवरेज। देखो, लेजर में सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि एक तो प्राइमरी रिकॉर्डिंग के बाद आपकी सेकेंडरी रिकॉर्डिंग जो होती है हम उसको लेजर अकाउंट्स कहते हैं। सेकेंडरी रिकॉर्डिंग के अंदर में आता है लेजर अकाउंट। लेजर को मेरे बच्चे हम लोग प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए। तो लेजर का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना। प्राइमरी रिकॉर्ड्स वो सब था आपका सब्सिडरी के लिए। एक और भी बात याद रखना कि जर्नल जो होता है ना, जर्नल जब भी बोल रहा हूँ तो चाहे सब्सिडरी बुक हो चाहे जर्नल एंट्री हो, वो जो आप रिकॉर्ड्स करते हो वो करते हो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब कि डेट वाइज। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान रखना, लेजर में जो एंट्री होता है ना वो डेट वाइज नहीं होता। लेजर में क्या होता है? एनालिटिकल रिकॉर्ड होता है। अब ये एनालिटिकल रिकॉर्ड का मतलब क्या है? देखो, एनालिटिकल का मतलब कि आप एनालिसिस करते हो कि आखिर राम से जुड़े हुए कौन कौन सी एंट्री है। तो आप चाहे राम से जुड़े हुए कोई भी एंट्री होगा, किसी भी डेट पे होगा, हम राम अकाउंट में लिखेंगे। मशीन का परचेज सेल मशीन अकाउंट में लिखा जाता है। डेटर्स का आना जाना डेटर्स अकाउंट में लिखते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट। डेट से मतलब नहीं होता। आप बोलोगे कि सर उसमें भी तो डेट वाइज एंट्री होता है। मेरे बच्चे, मैं पूरे बिजनेस की बात कर रहा हूँ। पूरे बिजनेस का जब हम रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, एक सीक्वेंस की बात करते हैं, तो जब हम सब्सिडरी बुक बनाते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, तो हम डेट वाइज एंट्री करते हैं। लेकिन लेजर में क्या होता है कि एक जैसे जो अकाउंट होते हैं उनको एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, तो वो क्रोनोलॉजिकल कभी नहीं होता। वो क्या होता है? एनालिटिकल रिकॉर्ड होता है। याद रहेगी बात। ये सारी बातें एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो ये हमने बताया आपका लेजर के बारे में जो आपको समझना है ना। बेनिफिट्स पूछ दे, यूटिलिटी पूछ दे कि क्या लेजर का फ़ायदा क्या है। तो जितने भी आपके यहाँ पे इंफॉर्मेशन है एक अकाउंट से, वो एक जगह आपको मिल जाता है ना। दूसरी बात कि जितने भी आपके रेवेन्यू के कौन कौन से आइटम है, जैसे रेवेन्यू का जब हम चार्ट बनाते हैं तो उसमें रेवेन्यू में जितने भी हमारे रेवेन्यू होते हैं, सेल्स, कोई इंटरेस्ट कमाया, कोई डिविडेंड कमाया, सबका हम क्या करते हैं? रेवेन्यू के अंदर में हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं आपका, ठीक है ना। तो कौन कौन से रेवेन्यू अगर आपको जानने हैं, फटाफट उसका लेजर देखो, समझ में आ जाएगा। कौन कौन से आपके एक्सपेंसेज है, जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं वो एक्सपेंसेज का जब लेजर बनता है तो वहाँ पर रिकॉर्ड्स हो जाते हैं। जितने भी आपके एसेट्स हैं वो उनका रिकॉर्ड्स एसेट्स के अंदर में बनता है। याद है चार्ट अकाउंट में मैंने दिखाया था आपको कि रेवेन्यू के नंबर होंगे तो रेवेन्यू के अंदर में रेवेन्यू के आइटम्स लिखे जाएंगे, एक्सपेंस। तो मतलब कहने का मतलब कि जितने टाइप ऑफ आपका लेजर अकाउंट्स होता है ना, उनको एक नेचर का एक जगह हम रखते हैं यहाँ पे, तभी कहते हैं एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑर्डर में होता है आपका, है ना। आपके पास एसेट्स एंड में कितने हैं, लायबिलिटी कितना है, ये हेल्प करता है आपको क्या जी? फाइनल अकाउंट यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाने में। क्योंकि जो लेजर अकाउंट्स होता है वही आपको बताता है कि साल के एंड में वो एक्सपेंस टोटल कितना है, रेवेन्यू कितना टोटल है, आपका एसेट कितना, लायबिलिटी कितना, जिसके बेसिस पे हम आगे का ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाते हैं। सर ये एग्जाम में एमसीक्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बच्चे? वो आपका कहेगा कि यूजेज या यूटिलिटी या बेनिफिट बताओ लेजर का,
कौन सा इसमें नहीं है, तो इनमें से 3 कोई बता देगा, चौथा कुछ उल्टा सीधा बता देगा तो वहाँ टिक मार्क करेंगे, या फिर 3 ये रहेगा, चौथा ऑल रहेगा तो ऑल में टिक मार्क करेंगे। मतलब देख लेंगे अभी अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चन आपको। जर्नल लेजर में डिफरेंस क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कहेगा कि फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ जर्नल, इसमें से 3 दे देगा, चौथा यहाँ से उठा देगा। फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ अ लेजर एक्सेप्ट 1, 3 यहाँ से उठा देगा, 1 यहाँ का दे देगा। तो आपको ध्यान रखना होगा, जर्नल क्या है, प्राइमरी एंट्री है, ये क्या है, सेकेंडरी एंट्री, मतलब रिकॉर्डिंग, सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। ये जर्नल जो हम बनाते हैं ऑन द बेस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, कैश मेमो, इनवॉइस, बिल जो होते हैं उनको देखते हुए हम इनके करते हैं। और लेजर जो बनता है बच्चे वो इनके बेसिस से बनता है, क्योंकि सब्सिडरी बुक जर्नल एंट्री में जो होता है उसी की पोस्टिंग लेजर में होती है। जर्नल क्या है कि फर्स्ट स्टेज है, ये हमारा क्या है अकाउंटिंग में सेकंड स्टेज है, ठीक है ना। इट इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और यहाँ पे क्या होता है आपका जी, इट इज प्रिपेयर टू नो द नेट इफेक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग, यहाँ पे मैं लिखना शायद भूल गया, इन एनालिटिकल ऑर्डर, आपका एनालिटिकल है ना, लिख लीजिए आप यहाँ पे, एनालिटिकल ऑर्डर में आपका होता है यहाँ पे, ठीक है ना, ऑर्डर में। तो ये भी बात हमें ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद कहता है इट इज़ नॉट बैलेंस, जर्नल एंट्री की कभी बैलेंसिंग नहीं होती है ना, जर्नल में किसी की बैलेंसिंग नहीं होती, लेकिन ये जो लेजर होते हैं ना सबका हम क्या करते हैं, बैलेंस निकालते हैं, मतलब कि वो एंड में कितना उनका बैलेंस बचा हुआ है, नॉमिनल को छोड़ के, क्योंकि नॉमिनल बैलेंस नहीं होते, नॉमिनल तो उस साल के ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो जाते हैं, बैलेंस मतलब उनका क्लोजिंग बैलेंस निकालना जो अगले साल जाएगा। जर्नल में एंट्री करने को हम क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग, याद है ना मैंने बताया था। और लेजर में जो रिकॉर्डिंग होता है हम इसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। लेजर में पोस्टिंग होता है, जर्नल में जर्नलाइजिंग होता है, ये भी ध्यान रखना होगा आपको। नरेशन यहाँ पे लिखा जाता है, बट यहाँ पे कोई नरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती लेजर में। जर्नल डायरेक्टली डज नॉट सर्व एज द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जर्नल के बेसिस पे आप अपना फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट लेजर के बेसिस पे बना सकते हो, क्योंकि इसके बाद अगला स्टेप हमारा वही होता है। तो ये डिफरेंसेज है जर्नल लेजर में, आपको दिमाग में रखने हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें और इंपॉर्टेंट सुन लीजिए, कहता है एन अकाउंट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लेजर, बहुत इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू के लिए। लेजर में मेरे बच्चे, लेजर में जो हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं ना, जिसमें हम एंट्री करते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं, है ना। राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, मशीन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। तो लेजर के अंदर में जो अकाउंट बनाते हैं वही उसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हम एंट्री करते हैं, और वो स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके का, है ना। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, याद रखना लेजर में जब हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल चाहे सब्सिडरी बुक हो चाहे जर्नल एंट्री हो, तो जर्नल में क्या होता था आपका, वो लेजर फोलियो LF हुआ करता था, क्योंकि जर्नल एक एंट्री लेजर में ट्रांसफर हुआ, किस लेजर में गया वहाँ पे हम उसका नंबर लिखते हैं। और याद रखना जो लेजर होगा उसमें क्या लिखा जाएगा, जर्नल फोलियो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये भी नहीं पता होता है कि किस जर्नल से किस जर्नल के नंबर से यहाँ पे ट्रांसफर किया गया है, उसका नंबर यहाँ पर लिखा जाता है रियल लाइफ में। तो आपके MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि पूछ दिया कि बताओ जी लेजर में कौन कौन से आपके हेडिंग्स होते हैं, है ना, और उसमें 3 सही बोलेगा कि एक्सेप्ट 1 है, जो गलत हो वो बताओ। एक GF दे देगा, एक LF दे देगा, तो LF नहीं है बच्चे। लेजर में लेजर फोलियो थोड़े होगा, है ना, लेजर में क्या होगा, जर्नल फोलियो होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और लेजर कंटेन्स न्यूमरस अकाउंट्स, एक लेजर में क्या होता है, कई सारे अकाउंट्स होते हैं। राम मोहन लेजर तो हो गया सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। अब मान लो एक्सपेंस का लेजर, तो सारे एक्सपेंस के उसमें अकाउंट होंगे। एसेट्स का लेजर, तो सारे एसेट्स के उसमें अकाउंट होंगे, इस तरीके से यहाँ पे। तो अकाउंट क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए लेजर, एक इंपॉर्टेंट बात। लेजर कंटेन्स न्यूमरस अकाउंट, ये दूसरी बात। और आपका जर्नल फोलियो आपको ध्यान रखना होगा। बैलेंस ऑफ अकाउंट ऑलरेडी जानते हैं, बैलेंस मतलब कि एंड में क्लोजिंग बैलेंस निकालना। नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं निकालते, हम रियल पर्सनल का बैलेंस निकालते हैं, वो आप यहाँ देखेंगे वही बातें बताई गई है कि पर्सनल रियल अकाउंट का बैलेंस होता है, नॉमिनल का बैलेंस नहीं होता। वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट MCQ के लिए सब डिवीजन ऑफ लेजर, लेजर को डिवाइड करना। देखो जितने भी लेजर्स हम बनाते हैं ना, उनको ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बहुत ध्यान से बात सुनना, क्योंकि आप जब आएंगे ना, बड़े हो जाएंगे, टैली में किसी में रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको सब चीज़ दिखाई देगा। ये था कि लेजर जो होते हैं इनको हम ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। 2 तरीके के लेजर आपका मेन होता है। पर्सनल लेजर के अंदर में याद रखना 2 ही आप लेजर मेंटेन करते हो, एक आपका डेटर्स और एक क्रेडिटर्स का।
डेटर्स के लेजर, क्रेडिटर्स के लेजर कहाँ मेंटेन किए जाते हैं? पर्सनल लेजर के अंदर में। सिर्फ दो, डेटर्स और क्रेडिटर्स का, क्योंकि डेटर्स क्रेडिटर्स ना कंपनी के बहुत सारे होते हैं, तो ये सब कहाँ जाएंगे? इनके अंदर में। इन दो को छोड़ के मेरे बच्चे जो बाकी होते हैं ना, वो कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? इम्पर्सनल लेजर के अंदर में। अब इन दो के छोड़ के बाकी के जितने भी आपके एसेट्स है, जितनी भी लायबिलिटी है, जितने एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, सब कहाँ जाएंगे? इम्पर्सनल लेजर में। इम्पर्सनल लेजर में ध्यान दीजिए, एक तो कैश बुक एंड बैंक बुक। जो सब्सिडरी बुक में कैश बुक एंड बैंक बुक बनता है ना, वो एज इट इज हमें क्या होता है कि लेजर में भी दिखता है। वो हम दोबारा अलग से बनाते नहीं हैं, क्योंकि सेम टाइप का बनता है। लेकिन हाँ, अगर इम्पर्सनल में कहा जाए कि कौन कौन सा आपका लेजर आएगा, तो कैश एंड बैंक तो आएगा ही आएगा, और दूसरा जनरल लेजर। ध्यान से मेरी बात सुनिए फिर से, जितने भी लेजर होते हैं हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल में क्या हो गया? लेजर, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बस। बाकी सारे इम्पर्सनल में। अब जितने इम्पर्सनल होते हैं उनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कैश बुक, बैंक बुक, जो कि सब्सिडरी बुक में जो बनता है उसी की 2 कॉपी होता है, कुछ अलग से हम यहाँ नहीं बनाते। और इसके सिवाय बाकी सबको क्या बोलेंगे? जनरल लेजर। जनरल लेजर, ये बात याद रखना, कई जगह आप जब रेक्टिफिकेशन पढ़ाऊंगा ना, तो आपको बोलेगा कि यार एंट्री जनरल लेजर में नहीं हुआ। तो जनरल लेजर का मतलब क्या? डेटर्स अकाउंट में एंट्री नहीं हुआ। बाकी डेटर, ये दो नाम छोड़ दो, ये दो नाम छोड़ दो, उसके सिवाय बाकी जितने भी लेजर अकाउंट्स होंगे, जितने भी लेजर्स होंगे, वो सब कहाँ जाएंगे? जनरल लेजर के अंदर में। जितने भी नाम जानते हैं आप, स्टॉक हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये। तो जो जनरल लेजर होते हैं उनको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका होगा नॉमिनल और एक प्राइवेट। नॉमिनल में सारे एक्सपेंस रेवेन्यू आ गए, और बाकी जितने भी अदर एसेट्स, जितने लायबिलिटी है, सब कहाँ चले गए? प्राइवेट में। दोबारा सुनिए, फटाफट आपको याद करना है कि जितने भी हम अपने अकाउंटेंसी में रियल लाइफ में लेजर बनाते हैं, हम ब्रॉडली पहले दो पार्ट करते हैं, एक पर्सनल और एक होता है इम्पर्सनल। पर्सनल में क्या करते हैं? हम डेटर्स और क्रेडिटर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स का बस दो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और बाकी सब कहाँ गए? इम्पर्सनल में। इम्पर्सनल में कैश एंड बैंक इन्होंने लिख दिया है, बट एक्चुअली कैश बुक एंड बैंक बुक अलग से दोबारा नहीं बनता लेजर में। जो सब्सिडरी बुक में रहता है वही लेजर में चलता है। मैं आगे उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा अभी अगले चैप्टर में एक्चुअली। लेकिन फिलहाल इम्पर्सनल में सोचना है, एक हो गया कैश बुक एंड बैंक, मतलब कैश बुक हो गया, और एक हो गया आपका बाकी के सारे अकाउंट्स। बाकी के सारे अकाउंट, अगर मैं इसको हटा दूं तो मतलब कि आप ऐसा कह दो कि डेटर्स क्रेडिटर्स छोड़ दो आप, वो चला गया पर्सनल में, बाकी सारे अकाउंट कहाँ जाएंगे? इम्पर्सनल, यानी कि जनरल लेजर में। अब जनरल लेजर जो होते हैं ना, इनको हम क्या करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक नॉमिनल, एक आपका प्राइवेट। नॉमिनल में क्या हो गया? सारे एक्सपेंस रेवेन्यू के अकाउंट्स नॉमिनल में दिखेंगे, और इसके सिवाय अब जितने भी दूसरे अकाउंट्स बच गए, दूसरे क्या बच गए जी? एक तो डेटर्स क्रेडिटर्स छोड़ दो, नॉमिनल छोड़ दो, एक्सपेंस रेवेन्यू, कैश बैंक छोड़ दो, तो बाकी सब कहाँ जाएंगे? प्राइवेट लेजर में उसकी एंट्री होती है। लेजर वेयर ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एसेट्स लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड आपका क्या जी? प्राइवेट लेजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे इसको ध्यान देते नहीं है और काम खराब होता है एमसीक्यू के लिए, ठीक है ना। अब मैंने सोचा कि आप ऐसे तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं, 11-12 क्लास पढ़ के हैं, फिर भी मैंने एक लेजर आपको दिखा दिया कि हाउ वी प्रिपेयर डेटर्स अकाउंट। आपका मतलब एक लेजर आपका, तो मान लो हमने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का आपका इतना है, और ये पूरे साल में एंट्री हुई है, उसका कहता है कि बताओ लेजर। ये देखिए मैंने बता दिया, जो ओपनिंग बैलेंस बच्चे वो तो टू बैलेंस बीडी जाएगा। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? जेएफ, जनरल फोलियो, रियल लाइफ में एप्लीकेबल है। आपका एग्जाम में कोई खास नहीं है, बट हाँ एमसीक्यू में पूछ सकता है कि बताओ लेजर अकाउंट में जो एक कॉलम होता है वो जेएफ होता है कि एलएफ होता है, या दोनों होता है, या कोई भी नहीं, तो जेएफ होगा। लेजर में जेएफ होगा, जनरल में एलएफ होगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस लिख दिया हमने यहाँ पे आपका। क्रेडिट सेल्स किया। मैं पता है लेजर अकाउंट कैसे बनाता हूँ, मेरा सिंपल तरीका क्या है, आपको इंटर में वही तरीका सिखाऊंगा, फटाफट बनाने का तरीका। जो एसेट्स होते हैं ना बच्चे, उनका ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हो आप? डेबिट में। जिनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होगा ना, उनका इंक्रीज करना हमेशा डेबिट होगा। था ना वो अमेरिकन अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, एसेट्स का डेबिट बैलेंस बढ़ना डेबिट, यहाँ भी वही काम होगा। जिनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आपका होता है, मतलब एसेट्स या एक्सपेंस, उनका बढ़ना हमेशा डेबिट होगा, और घटना क्या होगा? क्रेडिट होगा। वेरी सिंपल। ये देखो अब यहाँ पे डेटर्स को ओपनिंग लिख दिया हमने। क्रेडिट पे सेल किया, अगर हम गुड्स को क्रेडिट पे बेचेंगे तो डेटर्स इंक्रीज कर जाएंगे, टू सेल्स या टू क्रेडिट सेल्स जो भी लिखे आप। हमने सेल्स रिटर्न कराया, सेल्स रिटर्न करने से डेटर्स हमारे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, इधर जाएगा आपका बाय सेल्स रिटर्न। आपका डिस्काउंट अलाउ करने से डेटर्स कम हो जाएंगे, बाय डिस्काउंट। बैड डेट्स होने से डेटर्स कम हो जाएंगे, आपका बाय बैड डेट्स।
कैश सेल्स से डेटर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। कैश सेल्स से एंट्री क्या होता है, कैश टू सेल्स, डेटर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, हम कहीं नहीं दिखाएंगे उसको, ठीक है ना। आपका कहता है कि पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स इन कैश 190, तो बाई कैश आपका हो गया। कहता है कि पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स बाई चेक 140, चेक यानी कि बैंक से पेमेंट आ गया, डेटर्स तो कम हो रहे ना, हम डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड, एंट्री बताया था कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश टू बैलेंस रिकवर वो डेटर्स अकाउंट में नहीं आएगा, तो डेटर्स में जो आएगा उसको लेके हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया। नाउ कम हाउ द एमसीक्यू में कम ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपका पता है एग्जाम में क्या होगा, आपको यही दिया रहेगा, यही दिया रहेगा और कहेगा कि जरा बताओ जी कि आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स कितना होगा। तो पता बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इसका क्लोजिंग, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस नहीं बता रहा ना, इनका क्लोजिंग बैलेंस को निकालने के लिए यू नीड नॉट प्रिपेयर डेटर्स अकाउंट, अदरवाइज तो टाइम ही बर्बाद हो जाएगा। कैलकुलेटर आपके पास रहेगा, फटाफट ये देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है 20, तो डेटर्स 20,000 है। क्रेडिट सेल्स किया 5 लाख रुपीज, डेटर्स बढ़ गए, प्लस कर दो। सेल्स रिटर्न 12,000, डेटर्स माइनस कर दो। आपका डिस्काउंट अलाउड 15,000 माइनस कर दो। बैड डेट्स 8,000 आप माइनस कर दो। कहता है कैश सेल्स डेटर्स अकाउंट में नहीं आता, डेटर्स की बात है सिर्फ देखना। कैश में पेमेंट आया, डेटर्स कम हो गया 190 से कम कर दो। चेक से पेमेंट आया, डेटर्स कम हो गया 140 कम कर दो। हमारा बैड डेट्स रिकवर्ड, डेटर्स पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कि बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब कि जो पिछले साल डेटर्स हम खत्म कर चुके थे उनसे पैसा आ गया, वो डेटर्स आज हमारे हैं ही नहीं, तो डेटर्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया 155, जो कि आप आंसर यहाँ बता देंगे। ये सब एमसीक्यू एग्जाम में बन सकते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट बनना। मशीन अकाउंट आ गया, मशीन का बढ़ना घटना। रेंट अकाउंट आ गया, रेंट का बढ़ना घटना, और करके फटाफट ये काम कर लेंगे। मुश्किल से 1 मिनट का समय भी नहीं लगना है, और मार्क्स आपको कितने मिलेंगे, 2 नंबर आपका, ध्यान रखना ना। अब आइए जरा इसके सिवाय और एमसीक्यू क्या बन सकते हैं वो भी देख ले हम लोग। अब ध्यान से मेरी बात समझेंगे बहुत प्यारे तरीके से। कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, जब भी ट्रू फॉल्स वाला होगा प्यारे तरीके से क्वेश्चन पढ़ना। कहता है कि कौन सा फॉल्स है। लेजर इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक, ये बताया था अभी मैंने, लेजर को प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं, ठीक है। ये कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, यस बच्चे, कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि कैश क्या होता है, आपका एसेट होता है, और एसेट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस कहां पे होगा, डेबिट में, ये कंफर्म्ड है। बैंक एक ऐसा अकाउंट है, बैंक एक ऐसा अकाउंट है जिसका डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है, सिर्फ बैंक का। क्योंकि मान लो बैंक में ना, अगर मान लो ये बैंक अकाउंट है, बैंक में अगर हमारा 20,000 है, तो बैंक में हम 20,000 में से ज़्यादा कितना खर्च करेंगे, 17,000 मान लो खर्च किया, 18 खर्च किया, 19 खर्च किया, 20 खर्च किया, यही होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा। मान लो 17 खर्च किया, तो एंड में बैलेंस कितना बच जाएगा, 3,000। एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मान लो हम लोग यहाँ पे बना रहे बैंक अकाउंट, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका भी आंसर आगे बढ़ने के पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं सारे कमेंट आपके पढ़ूंगा और देखूंगा कौन बच्चा इंटेलिजेंट बन रहा है। मुझे बताओ, बैंक का ओपनिंग बैलेंस 20 है और भी एंट्री मान लो कुछ नहीं हुआ, 17 खर्च कर दिया, एंड में बच गया 3,000। ये 3,000 जो बैंक का कौन सा बैलेंस बोला जाएगा, डेबिट या क्रेडिट, बताओ जरा। ये जो 3,000 बच गया, वेदर इट विल बी कॉल्ड डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो ध्यान रखना, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखना। ऐसे मुझे जानता हूं कि आपको पता होना चाहिए या होगा कि जब भी हम कहते हैं ना बच्चे कि इसका ये 3,000 कौन सा बैलेंस है, तो हमेशा हम इसको ओपनिंग में लाकर देखते हैं कि ओपनिंग में कहाँ दिख रहा है। अगर ओपनिंग में डेबिट में दिख रहा है तो ये डेबिट बैलेंस कहा जाएगा, अगर ओपनिंग में लाके वो क्रेडिट में दिख रहा है तो क्रेडिट बैलेंस कहा जाएगा। हमेशा बैलेंस वर्ड जो होता है ना, वो हमेशा क्या होता है कि आपका ओपनिंग में लाकर देखा जाता है कि वो डेबिट है कि क्रेडिट आपका है। तो बैंक का यहाँ पे कौन सा बैलेंस दिख रहा है, 3,000 का डेबिट बैलेंस। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो ये बैंक अकाउंट है, बैंक में हमारा सपोज दैट कि 20,000 का रुपीज़ पहले से पैसा था और कुछ बैंक में आया नहीं, तो बैंक एक ऐसा अकाउंट है जिसमें से जो आपके खर्चे हैं ना वो 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बिजनेस को बैंक, कई सारे बैंक ना ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जितना पैसा आपका है उससे ज़्यादा भी खर्च कर सकते हो। ज़्यादा खर्च करोगे नो डाउट कि फिर वो पैसा बैंक को वापस करना होगा, बैंक आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करता है, बट अभी मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ बैलेंस की बात कर रहा हूँ कि अगर बैंक में आपका 20 था और मान लो बैंक से आपने 21 का पेमेंट कर दिया, तो अब जो बैंक का बैलेंस किधर दिख रहा है, आपका इस साइड दिख रहा है, टू बैलेंस शीट, कितना 1,000 का अमाउंट। मुझे बताओ, ये जो 1,000 आया, ये बैंक का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है,
मेरे बच्चे हमेशा जब भी कोई पूछे ना तो इसको ओपनिंग में ला के देखना कहाँ दिख रहा है, क्रेडिट में, तो बोलना क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। ये बैंक लायबिलिटी हो गया आपका, यही कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक का ही नेगेटिव बैलेंस और कुछ भी नहीं आपका। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं यहाँ पे कि बैंक ही एक ऐसा अकाउंट है जिसका डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है। इसके सिवा कोई भी अकाउंट होगा उसका कोई एक ही बैलेंस होगा। तो कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ये तो ट्रू है, हमें फॉल्स ढूंढना है। सी में कहता है कि पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अकाउंट फ्रॉम लेजर टू जर्नल। ये तो गलत है। अरे हमने पोस्टिंग कहा था जब क्या जी जर्नल से लेजर में जाता है। जर्नल इज द प्राइमरी, लेजर इज द सेकेंडरी। जर्नल से लेजर में जाना उसको बोलते हैं पोस्टिंग। कभी लेजर से जर्नल में तो उल्टा रिवर्स कोई एंट्री होता ही नहीं, ये तो सेंटेंस ही गलत है। तो हम फॉल्स में क्या करेंगे, सी में टिक मार्क करेंगे। डी पढ़ लो, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर लेजर ऑफ ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू इनकम। ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है। आपका फॉल्स ढूंढ रहा था, ये हुआ। मैं चारों इसलिए पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि इसमें से कोई भी आपका क्वेश्चन ग्रुप में बन सकता है, तो ध्यान रखेंगे सी यहाँ पे। कौन सा स्टेटमेंट कहता है कि इस बार ट्रू है वो बताओ। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑल नॉमिनल अकाउंट ऑफ लेजर इज आर बैलेंस। ट्रू पूछ रहा है, ये तो फॉल्स हो गया। नॉमिनल कभी बैलेंस नहीं होते हैं, रियल और पर्सनल बैलेंस होते हैं। नॉमिनल तो जाता है आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, वो तो टेम्पोररी अकाउंट है। तो ये तो फॉल्स हो गया, जबकि ट्रू पूछ रहा है। लेजर रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, गलत। ये अच्छा, ये भी ट्रू, ये भी फॉल्स हो गया। लेजर तो एनालिटिकल रिकॉर्ड करता है, क्रोनोलॉजिकल में तो प्राइमरी रिकॉर्डिंग होता है, ये भी फॉल्स हो गया। अच्छा, ट्रू पूछ रहा है। इफ द डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, अगर किसी लेजर का डेबिट साइड ग्रेटर है, मान लो डेबिट साइड 40,000 है और क्रेडिट साइड 37, कुछ भी ले सकता था फिगर, बस मैं ऐसा फिगर ले रहा हूं कि डेबिट साइड क्या दिख रहा है जी, बड़ा दिख रहा है छोटे साइड से, तो वी गेट अ क्रेडिट बैलेंस। क्या हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आता है, मुझे बताओ। यहाँ बैलेंस सीडी यहाँ कितना आ जाएगा, 3000। मुझे बताओ इस 3 को कौन सा बैलेंस बोलोगे, क्रेडिट या डेबिट। मैंने अभी आपको सिखाया कि यहाँ नहीं, हमेशा इसको ओपनिंग में ला के देखो कहाँ पर दिख रहा है, ये डेबिट में दिख रहा है, डेबिट में दिख रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो इसको क्या बोला जाएगा, 3000 का डेबिट बैलेंस, डेबिट। और ये क्या बता दें, क्रेडिट बैलेंस। ये भी हमारा फॉल्स हो गया, क्वेश्चन ने ट्रू पूछा था। डी, लेजर अकाउंट्स ऑफ एसेट्स विल ऑलवेज बी डेबिटेड व्हेन दे इंक्रीज। ये तो हम जानते हैं कि एसेट्स का, अगर हम कोई एसेट्स का अकाउंट बनाते हैं, हम कोई भी एसेट का अकाउंट बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस कहाँ होता है, डेबिट में। जब भी इंक्रीज करेंगे तो हम इनको क्या करेंगे जी, डेबिट करेंगे। अभी बताया था बदमाश ऊपर आपका। तो ये मुझे सही दिख रहा है, यानी कि हम डी में क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे, है ना। लेजर ऑफ ऑल एसेट्स विल बी डेबिटेड व्हेन दे इंक्रीज, जब इंक्रीज करते हो तो हम डेबिट करते हैं। यस, ये आपका 2 में डी सही है। बुक विच कंटेन्स ऑल सेट ऑफ अकाउंट इज नोन एज, जरा बताओ वो बुक जिसमें सारे टाइप ऑफ अकाउंट्स दिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो हम उनको लेजर बोलते हैं, है ना। अभी बताया था ना कि आपका लेजर क्या है जी, ये आपका कई सारे अकाउंट का आपका स्ट्रक्चर है, कई सारे अकाउंट का। तो आपका जितने भी आपके अकाउंट्स होते हैं वो कहाँ पे दिखते हैं, लेजर में दिखते हैं, इसमें नहीं दिखते हैं। वहाँ तो सब्सिडरी बुक आपका सब दिखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बेनिफिट ऑफ लेजर, लेजर का कौन बेनिफिट इसमें कौन सा है। इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द अकाउंट्स इन वन बुक, यस। इट इनेबल्स टू ए सर्टेन एसेट और उसका वैल्यू, यस, एसेट का अकाउंट बना के हम पता करते हैं। इट फैसिलिटेट्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ये भी ठीक है। इसी के बाद हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाने में हेल्प करता है, तो ऑल में टिक मार्क कर देंगे, यानी कि डी आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर्स ऑफ लेजर अकाउंट, लेजर का फीचर्स कौन सा नहीं है। अब देखो कितना मजेदार क्वेश्चन। फाइनल रिकॉर्डिंग है, यस है, ये फाइनल या सेकेंडरी जो भी पूछ दे। इट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल, ये भी ठीक है, जर्नल के बेसिस से बनता है। इट इज प्रिपेयर टू नो द नेट इफेक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग अ पर्टिकुलर अकाउंट। इट इज प्रिपेयर टू नो द नेट इफेक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग द पर्टिकुलर अकाउंट। एक अकाउंट में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनका प्लस माइनस करके इसका अकाउंट बनाते हैं, यस, ये भी ट्रू है। ये सारे हमें क्या दिख रहा है जी, ये तो फीचर्स आपके हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन लेजर इज कॉल्ड, ये गलत बता दिया। लेजर में रिकॉर्डिंग को हम जर्नलाइजिंग थोड़े बोलते हैं, हम बोलते हैं पोस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। तो ये आपका फीचर नहीं हुआ, ये 3 फीचर्स हैं, नॉट पूछ रहा था, तो डी में टिक मार्क करेंगे। क्लियर ना बच्चे, अब आप तो ये सब जानते हो। डैश इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लेजर अकाउंट, अभी बताया था बदमाश,
देख लो कितने का। जो बच्चा बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को नहीं पढ़ा वो गलत, वो कहाँ 100 में 100 लाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस सीरीज को अटेंड करने वाला बच्चा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अटेम्प्ट करेगा अपने अकाउंट्स के अंदर में, सच बता रहा हूँ। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर का जरा बताओ फॉर्मेट का पार्ट इसमें से कौन नहीं होता। लेजर में डेट कॉलम होता है, लेजर में एलएफ होता है, लेजर में जेएफ होता है, बदमाश अभी बताया था, बस खत्म करो, यहीं पे टिक मार्क कर दो। जर्नल में एलएफ होता है, लेजर में जेएफ होता है, तो ये बी में टिक मार्क कर दिया। लेजर विच वेयर द डिटेल्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन अबाउट द पर्सन हु आर रिलेटेड टू द अकाउंटिंग यूनिट्स आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड डैश। लेजर वेयर डिटेल्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन अबाउट द पर्सन हु आर रिलेटेड टू अकाउंटिंग, अरे आर कॉल्ड, जहां पे उन लेजर्स में जहां पे पर्सन्स लोगों का काउंट होता है वो क्या बोलते हैं हम, पर्सनल आपका है ना, पर्सनल आपका होता है जहां पे पर्सन्स होते हैं, जो लोग होते हैं आपका। 9th पढ़ेंगे। 9th कहता है कि लेजर वेयर डिटेल्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन अबाउट एसेट्स इनकम एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड। एसेट, एक मिनट, एसेट इनकम एक्सपेंस तो वो तो थे आपके इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के दो पार्ट थे, कैश बैंक और दूसरा था क्या जी, जनरल लेजर। और जनरल लेजर में क्या था कि जिसमें एसेट्स इनकम एक्सपेंस सब आ गए। जनरल लेजर यानी कि आप यहाँ पे कहाँ टिक मार्क करेंगे, ए के अंदर में। इम्पर्सनल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इम्पर्सनल में एक आता था कैश बुक एंड बैंक बुक, और उसके बाद आते थे आपका क्या जी, जनरल लेजर आपका। तो मोर स्पेसिफिक क्या हो गया, जनरल लेजर, यहाँ टिक मार्क करेंगे। अगर जनरल लेजर ऑप्शन नहीं होता, अगर नहीं होता मान लो, तो फिर ये ठीक रहता आपका, बट अभी है तो ठीक है। उसके बाद आप आइए, लेजर वेयर ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एसेट्स लायबिलिटी आर केप्ट, जहां पे एसेट्स लायबिलिटी के होते हैं। जनरल लेजर आपका होता है प्राइवेट लेजर, प्राइवेट क्योंकि याद कीजिए जो हमारे पास आपका इम्पर्सनल होता है, इम्पर्सनल में एक हो गया कैश बैंक और हो गया जनरल लेजर। जनरल लेजर में दो है, नॉमिनल और फिर प्राइवेट। तो नॉमिनल में एक्सपेंस रेवेन्यू आ गए, एसेट्स लायबिलिटी कहाँ चले गए, प्राइवेट में, तो बी में टिक मार्क करेंगे, बी में टिक मार्क करेंगे। बिल्कुल आराम से समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेजर वेयर ट्रांसलेटेड टू इनकम एक्सपेंस, नॉमिनल में आपका जाता है, नॉमिनल में आपका, ठीक है ना। कहता है कि इन अ लेजर इफ डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, तो कौन सा अभी दिखाया था, डेबिट बड़ा है तो डेबिट बैलेंस आपका होगा, ठीक है ना। अब देखो, सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू। आप मुझे बताओ कि अगर हमने गुड्स बेचा है आपका राम को कैश पे, तो एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट, यही होता है ना बच्चे। अब ध्यान से क्वेश्चन देखना, वो कहता है किस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, डेबिट में, तो कैश में डेबिट किया जाएगा। आप जब कैश अकाउंट बनाओगे तभी तो ये आएगा बच्चे डेबिट साइड में, कैश में टू डेबिट। जब सेल्स अकाउंट बनाओगे तो ये क्या होगा, क्रेडिटेड होगा। सेल्स अकाउंट में बाई कैश है ना, जनरल में हम क्या बोलेंगे, कैश अकाउंट बना रहे हैं टू सेल्स, सेल्स में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है बाई कैश आपका। तो देखना होगा कि क्या पूछ रहा है, वो डेबिटेड कह रहा है, तो डेबिटेड क्या होगा जी, कैश, यानी कि कैश में टिक मार्क करेंगे। क्लियर। कहता है कि विड्रॉल ऑफ गुड्स फ्रॉम बिजनेस बाय प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू। अगर गुड्स विड्रॉ किया तो पहले एंट्री बताओ, गुड्स विड्रॉ किया तो एंट्री होता आपका ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, ड्रॉइंग्स या फिर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट, यही होता ना। बताओ क्रेडिटेड टू, किस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो आप, परचेज अकाउंट। या जब परचेज अकाउंट बनाएंगे तो परचेज अकाउंट में आएगा बाय ड्रॉइंग्स, तो परचेज अकाउंट में क्रेडिटेड होगा, कैसे भी समझ सकते हो। तो क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट यानी कि डी में टिक मार्क करेंगे। लेजर कंटेंट्स वेरियस डैश इन इट, लेजर में क्या होता है जी, वेरियस अकाउंट्स होते हैं, सी में टिक मार्क कीजिए। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंट्रीज फ्रॉम डे बुक टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। तो आप क्या बोलेंगे, पोस्टिंग क्या, जनरल पोस्टिंग ना, लेजर पोस्टिंग कहते हैं। लेजर में जा रहा है ना, फ्रॉम डे बुक टू लेजर, आपका लेजर में जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, पोस्टिंग बोलेंगे उसको, लेजर पोस्टिंग। जनरल पोस्टिंग नहीं, लेजर पोस्टिंग। अगर सिर्फ पोस्टिंग होता तो फिर ये नहीं होता, तो फिर उसमें टिक मार्क कर, जब दोनों है तो हम लेजर पोस्टिंग कहते हैं। रेंट पे टू लैंडलॉर्ड इज क्रेडिटेड टू। बताओ रेंट पे किया लैंडलॉर्ड को, एंट्री क्या होता है आपका, रेंट टू कैश। कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कैश को, तो कैश में टिक मार्क करेंगे। या कैश कैसे भी समझ सकते हो, एंट्री में देख लो, चाहे लेजर बना के, कैश अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट साइड आएगा बाय रेंट, आपका क्रेडिटेड टू आपका कैश हो जाएगा। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स अकाउंटिंग इक्वेशन, ये आपका
तो कौन सा ये बैलेंस शीट होता है, आगे बताऊंगा। पता है ना आपको, बैलेंस शीट में एक तरफ एसेट्स लिखते हैं, दूसरी तरफ कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिखते हैं, तो बैलेंस शीट में टिक मार्क करेंगे। आगे का क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं। डेट्स जो रिकवर्ड हो गया सब्सिक्वेंटली, उसका एंट्री क्या होता है जी, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड। देखते हैं क्या सही कहता है कि क्रेडिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड, यही ठीक हो गया, यहीं पे खत्म। ए क्रेडिटेड गलत गलत गलत, आपको क्या करना है, ए में टिक मार्क करना है। बताओ जरा, एक्स ने परचेज किया 10,000 फॉर कैश एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। परचेज कितने से डेबिट होगा, हमेशा इसमें सिर्फ ये माइनस करके, परचेज जो फर्स्ट टाइम एंट्री होता है यानी कि 8,000, यहाँ टिक मार्क करेंगे। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम एक्स इज क्रेडिट टू, जब हमने एक से डिस्काउंट रिसीव किया वो कहाँ क्रेडिट किया जाएगा, तो एक से डिस्काउंट रिसीव किया तो हमारा क्या होगा जी, एक्स अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो डिस्काउंट रिसीव, देखो डिस्काउंट रिसीव में क्रेडिट किया जाएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट डज नॉट कैरी बैलेंस टू द नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट, आप जानते हैं मैं क्यों बताऊं इतना, ये भी खत्म हो गया। तो हम लोगों ने कितना मस्त तरीके से हम स्मूथली सब कुछ लेके चल रहे हैं। आपका मुझे पता है कि आपका विश्वास बहुत हाई हो रहा है, आप सचमुच में दूसरे बच्चों से अपने आप को अलग फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये आप ही आप हो, क्योंकि सीएमए बनना बच्चे सब सोचते तो हैं, मैं आप और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि मुझे भी सीएमए बनना है, मेरे भी बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे काम करने हैं, दोस्तों से आगे निकलना है, सपना पूरा करना है, ये सोचते सभी है, करते कुछ हैं। वो कुछ में सिर्फ आप होंगे क्योंकि आप अपने फाउंडेशन को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करके आप एंट्री करेंगे इंटर में। मैं सीएमए फाइनल फाउंडेशन सबको पढ़ाता हूँ। जो बच्चे फाउंडेशन में सीओसी के नहीं होते हैं, जब वो आते हैं तो उनमें से सभी नहीं, कई सारे बच्चे अजीब अजीब टाइप के पूछते हैं सवाल, जो कि इंटर वाले बच्चों से एक्सपेक्टेड नहीं होता है। तो खैर आप फील कीजिए कि येस यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू अंडरस्टैंड नाउ एवरीथिंग। आइए ना, अब हम ट्रायल बैलेंस पे आते हैं और इसको भी खत्म करते हैं। ट्रायल बैलेंस याद रखना, पूरे अकाउंटिंग में कहीं पे कोई पार्ट नहीं होता। ये जो अकाउंटेंट होते हैं ना, वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ जी हमने लेजर अकाउंट बनाते समय जितने सारी एंट्री किए सब हमने सही किए, बस इस बात को इंश्योर करने के लिए वो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्या होता है ना कि मतलब जैसे कुछ गलतियां हुई तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, तो उस केस में वो गलती समझ जाते हैं, कुछ गलतियां उसको फिर रीचेक करते हैं। देखिए जरा, ट्रायल बैलेंस में भी डिफाइंड एज ए स्टेटमेंट और लिस्ट ऑफ ऑल लेजर अकाउंट balances taken from various ledger on a particular date to check the arithmetical accuracy। बहुत ध्यान से, एक तो किसी एक पर्टिकुलर डेट पे जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं उनका बैलेंस हम क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब कि कुछ गलती तो नहीं है। क्योंकि अगर आपने 10,000 का 8,000 कर दिया, 10,000 का 1,000 कर दिया, 10,000 का 1 लाख कर दिया, तो वो गलती उसको बोलते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिकल मतलब कि कुछ कैलकुलेशन में लिखने में गलती कर दिया आपने, अमाउंट आपका, उसको चेक करने के लिए बनाता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है एरिक एल कोहलर और दूसरा आपका रोलैंड, इन दो के डेफिनेशन। एग्जाम में एक डेफिनेशन दे देगा, बोलेगा बताओ ये किसने बताया था, तो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। सर ये तो बड़ा टफ है, कहाँ बदमाश, इतना तो ये तो सिंपल बातें हैं, सब कुछ तो कराया जा रहा हूँ मैं आपको। देखो एरिक एल कोहलर ने कहा है कि ट्रायल बैलेंस इज डिफाइंड एज लिस्ट और अब्स्ट्रैक्ट ऑफ बैलेंसेज of total debit and total credit of the account in the ledger, purpose of being to determine the equality of posted debit and credit and to establish a basic summary of financial statement। basic summary कि कौन कौन से लेजर अकाउंट्स हैं, उनका कितना बैलेंस है, एक समरी जैसा बनाना आपका, है ना, आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए। रोलैंड ने कहा था कि द फाइनल लिस्ट ऑफ बैलेंस टोटल एंड कंबाइंड इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। ये क्या होता है कि सारे, आपको पता ना ट्रायल बैलेंस कैसा दिखता है, मैं आपको दिखा दूं, नहीं अभी नहीं दिखाऊंगा, दिखा दूं, मैं थोड़ा दिखा देता हूं। चलो, ट्रायल बैलेंस आपको जनरली ऐसा दिखता है आपका, ये रहा आपका ट्रायल बैलेंस, एक मिनट, हाँ ये रहा आपका ट्रायल बैलेंस, है ना। जितने भी आपके अकाउंट्स होते हैं, मैंने एग्जांपल के रूप में दिखाया है, जितने भी लेजर अकाउंट्स होते हैं उन सबका बैलेंस यहाँ लिखना, डेबिट वाले का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में, और फिर देखना कि दोनों से टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टैली किया तो ठीक, नहीं तो फिर कुछ गलतियाँ होंगी, जनरली ऐसा वो दिमाग में लेके चलते हैं। तो याद रखना ट्रायल बैलेंस जस्ट अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपका यहाँ पे कुछ अच्छी बातें हैं।
Trial balance is merely a list of balance on a particular date. Further, it must be understood that trial balance do not form part of books of accounts. याद रखना, बुक्स जो मेंटेन होते हैं उसमें ट्रायल बैलेंस बनाना इज नॉट कंपल्सन। एग्जाम में आ जाए कि 4 नाम आपका लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, बोलता बताओ कौन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका इंक्लूड नहीं होता, तो ट्रायल बैलेंस में आप टिक मार्क करेंगे। बट इट इज अ रिपोर्ट प्रिपेयर, ये रिपोर्ट जनरली अकाउंटेंट बनाते हैं, बट याद रखना इट्स इंटरनल रिपोर्ट होता है, ये कोई आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता। ट्रायल बैलेंस के फीचर्स बताइए। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है जी? इट इज ए लिस्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट बैलेंस। सारे जो आपके लेजर अकाउंट्स होते हैं उनका डेबिट क्रेडिट बैलेंस यहाँ लिखते हैं। ये कोई अकाउंट नहीं है, इट इज नॉट एन अकाउंट, ये तो बैलेंस ऑफ अकाउंट्स आपका है। सभी का क्या है जी? बैलेंस आपका है। पर्पस क्या होता है? बस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना। इट डज नॉट प्रोवाइड अकाउंटेंसी एक्यूरेसी। ये इससे अगर इवन दो ट्रायल बैलेंस टैली कर गया तो भी आप 100% श्योर नहीं होंगे कि हाँ जी कोई गलती नहीं है, तब भी गलती होने के चांसेज है। मेरे बच्चे याद रखना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अभी मैं कराऊंगा, वहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को मस्त तरीके से बताऊंगा। फिलहाल आपको उतना ही समझना जो अभी MCQ के लिए आपके बन सकते हैं। कहता है इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ये जानते हैं आप, इट इज ए लिंक बिटवीन अकाउंट्स यानी कि लेजर अकाउंट्स एंड प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, इन दोनों के बीच में ये लिंक होता है बीच में आपका, ठीक है। पर्पस पूछ दे, ऑब्जेक्टिव पूछ दे, बेनिफिट पूछ दे कि क्या फ़ायदा है जी इसका, तो एक तो एरर्स को पता करने में हेल्प करता है आपको, बोलो ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अब बनेगा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसमें आपको हेल्प करता है क्योंकि सबका बैलेंस एक जगह दिख जाएगा, इसी से हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बना लेते हैं। क्विक रेफरेंस, कुछ भी अगर किसी का बैलेंस आपको चेक करना, फटाफट ट्रायल बैलेंस जाओ, वहाँ पे बैलेंस दिख जाएगा, आपको फालतू में डिफरेंट लेजर के बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पे सब दिख जाएगा। और एनालिसिस करने में आपको हेल्प करता है कि जो आइटम्स हैं वो कौन कौन से हैं, कितने हैं, ठीक है, ख़राब है, कम है, ज़्यादा है, वो आपको एनालिसिस करने में आपको हेल्प करता है, ठीक है ना। तो 4 आप यहाँ पे क्या करेंगे, इनका पर्पस याद रखेंगे। ना कुछ ऐसे एरर्स हैं, गलतियां हैं जो कि ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता बच्चे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे समय लूँगा और मैं आपको बता दूं कि अगर ये टॉपिक यहाँ पे नहीं भी समझ में आया ना ठीक से, तो चिंता मत करना, रेक्टिफिकेशन में मैं इसका मास्टर बनाऊंगा। मैं आपको बस बता दूं थोड़ा सा यहाँ पे, पहले ये देखिए हमारा ये ट्रायल बैलेंस है। आप जानते हैं ना कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट आपका, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में जितने भी नाम होंगे वो क्या होंगे जी? आपके एसेट्स होंगे, आपके कैपिटल होगा, आपका कैपिटल होगा, आपकी जो लायबिलिटीज होंगे, जितने भी लायबिलिटी होंगे उन सबका अकाउंट होगा, आपके जितने भी एक्सपेंसेज हैं उनका अकाउंट होगा, आपके जितने भी रेवेन्यू हैं उनका अकाउंट होगा, सबके अकाउंट होंगे। एसेट्स और जो एक्सपेंस होगा वो आपका डेबिट में दिखेगा, कैपिटल, लायबिलिटी और क्रेडिट यहाँ पे भी क्या होगा? आपका क्रेडिट में दिखेगा। सेम जो लेजर वाला रूल आपका, क्योंकि जितना इनका बैलेंस है उतना वो इंक्रीज हुए हैं, तो एसेट एक्सपेंस डेबिट में, कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू क्रेडिट में दिखेंगे। अब देखो, अगर आपने इमेजिन करना, पहले आपने प्राइमरी रिकॉर्ड किया, फिर आपने सेकेंडरी यानी कि लेजर अकाउंट बनाया, और जितने भी लेजर अकाउंट बनाए उन सबके बैलेंस को आपने क्या किया? यहाँ पे रिकॉर्ड किया। अगर आपने सारी एंट्री बिल्कुल सही की होगी बिना किसी गलती के, तो दोनों साइड आपका टैली करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, ट्रायल बैलेंस टैली करना इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई गलती नहीं किया है, तब भी गलतियां हो सकती हैं। ट्रायल बैलेंस होने छोड़ दो, अभी क्या पढ़ाना, मैं आपको कुछ अलग बात बता रहा हूं कि आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है तो भी गलतियां हो सकते हैं। मैं एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो हमने रेंट पे किया, तो एंट्री क्या होता है? रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ये छोड़ो, ऐसे कर लेते हैं। मान लो हमने क्या किया जी, आपका सपोज एट एक आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये एंट्री होता है ना। करंट ईयर का एक्सपेंस है, रिकॉर्ड होगा, और पे करना तो लायबिलिटी हमने बढ़ा दिया। मान लो हमारे अकाउंटेंट ने ये एंट्री इसका जनरल एंट्री पास नहीं किया, मान लो भूल गया, इंसान है, गलतियां हो जाती है, मान लो ये एंट्री भूल गए, तो इसके भूलने से क्या हुआ बच्चे कि आप देखो कि आपका ये जो अमाउंट है ना, ये 1000 सैलरी का, वो एज एक्सपेंस सैलरी यहाँ पे 1000 रिकॉर्ड होना था, और जो आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी जो आपकी लायबिलिटी है, एज लायबिलिटी, उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करना चाहिए था। अगर आप ये एंट्री भूल जाओगे, बिल्कुल एंट्री भूल गए, तो 1000 आपने डेबिट में भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्रेडिट में भी रिकॉर्ड नहीं किया। देखो, ट्रायल बैलेंस क्या होगा? टैली करेगा, दोनों से टैली करेगा, बट गलती तो है ना बच्चे, एक एंट्री आप छोड़ चुके हैं।
इसलिए कहते हैं, मैं क्या दुनिया कहती है कि ट्रायल बैलेंस टैली कर गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने बिल्कुल सही किया है, उसके बाद भी गलती होने के चांसेज हो जाते हैं। तो अगर कोई पूछे कि जरा बताओ कि सम ऑफ द एरर्स विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ट्रायल बैलेंस, ऐसी गलतियां बताओ कौन कौन सी हो सकती है जिनको ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट पता ही नहीं कर सकता। तो एक तो हो गया आपका कंप्लीट ओमिशन, हमने इसको क्या बोला कि कोई एंट्री आपने कंप्लीट ओमिशन, पूरा का पूरा एंट्री ही आप लिखना भूल गए, पूरा का पूरा एंट्री कैसे डिटेक्ट करेगा, इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड आपका, ठीक है ना। तो ऐसा आपका हो जाए। अब देखो जरा, जैसे कहता है वो यहाँ पे, ट्रांजेक्शन हैज नॉट बीन एंटर्ड एट ऑल इन द जर्नल, जर्नल मतलब क्या हो गया, प्राइमरी रिकॉर्डिंग। कोई भी ट्रांजेक्शन जो सब्सिडरी बुक में आता है, चाहे जर्नल एंट्री बनता है, अगर वहीं पे आप रिकॉर्ड नहीं किए तब तो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होना बच्चे, ना वो लेजर में गया ना लेजर से ट्रायल बैलेंस में आएगा, तो ऐसी गलतियों को नहीं ढूंढ पाएगा। दूसरा, रॉन्ग अमाउंट हैज बीन रिटन इन बोथ द अकाउंट्स, इसका मतलब है कि मान लीजिए हमने क्या किया जी, हमने आपका एक लोन लिया, तो जब लोन लिया तो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट। मान लो बच्चे ये एंट्री आपका होना था कितने से, 10,000 से, 10,000 रुपये का हमने लोन लिया था, लेकिन हुआ क्या कि हमने गलती से ये एंट्री जो है ना वो कर दिया 1,000 से। इंसान था, बदमाश था, वो अनबुझ था, वो सीओसी का बच्चा ठीक से नहीं रहा होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन खराब होगा, वो घर से झगड़ा करके आया होगा, कुछ भी हो सकता है। जहाँ पे लोन तो लिया था 10,000 का, एंट्री 10,000 से होना चाहिए था, गलती से एंट्री उसने 1,000 से कर दिया। अब बताओ, तो अगर ऐसा हुआ तो देखो बैंक में डेबिट यानी कि जो एसेट है, यहाँ भी जहाँ पे 10,000 होना चाहिए था वहाँ पे 1,000 रिकॉर्ड हुआ, देख रहे हो ना यहाँ पे। और जो लायबिलिटी है बच्चे बैंक लोन, वो भी यहाँ पे 10 की जगह पे 1,000 रिकॉर्ड हुआ। तो दोनों जगह डेबिट और क्रेडिट दोनों 9,000 कम रिकॉर्ड हुआ। ट्रायल बैलेंस तो टैली करेगा, बट गलती तो ये भी है। हम लोग सीख रहे हैं कि बताओ जी कौन सा ऐसी गलती है जो कि ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर सकता है। एग्जाम में 4 ऑप्शन होगा, 3 वाला होगा, जो नोट वाला होगा, एक कोई वाला होगा, तो हम उसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। रटना नहीं है, आप प्यारे तरीके से पढ़ो ना, बहुत प्यारे बच्चों आप। कहता है कि रॉन्ग अकाउंट हैज बीन मेंशन इन द जर्नल। आप मुझे बताइए, पैसा आया राम से, तो एंट्री क्या होता, कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट। मान लो 1,000 कैश हमारे पास आया। अब उस बदमाश अकाउंटेंट ने क्या किया, कैश टू राम के जगह पे कर दिया कैश अकाउंट डेबिटेड टू रमा अकाउंट, लो ये कर दिया। तो आप देखो, डेबिट में 1,000 लिखा, क्रेडिट में 1,000 लिखा, मतलब यहां भी 1,000 है, यहां भी 1,000 है, उसका इफेक्ट। लेकिन क्या है कि नाम गलत लिख दिया। तो मेरे बच्चे, नाम गलत लिखा तो भी तो क्रेडिट में तो एंट्री, जब अमाउंट आपने लिखा है दोनों 1,000, नाम गलत किया तो आपका आखिर एंट्री तो दोनों साइड गया है ना, गलत अकाउंट में चला गया, बट एंट्री गया है ना। ये भी क्या देखोगे कि ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है, बट यहाँ भी मिस्टेक तो है ना, गलती तो है। तो एक्चुअली जब आप बड़े हो जाओगे, सीए बन जाओगे, तो उस केस में ऐसी गलतियां ना आपको ढूंढना होगा। आप करोगे, आपको नहीं करना, आप तो सीए बन के टॉप पे रहोगे कंपनी में। जो अकाउंटेंट काम करेंगे ना, उनको उनसे ये गलतियां ढूंढवाओगे कि भाई डोंट बदमाश, आपको सब पता है ना, वो नहीं ढूंढ पाएगा तो आप ढूंढेंगे, क्योंकि आप सीनियर हो उनके, तो आपको पता होना चाहिए। 4th, एन एंट्री हैज नॉट एट ऑल बीन पोस्टेड इन द लेजर। वही हो गया, ट्रांजेक्शन यहाँ पे प्राइमरी में रिकॉर्ड नहीं हुआ था। यहाँ पे मान लो कोई एंट्री जो कि लेजर में ही हमने बिल्कुल प्राइमरी में रिकॉर्ड किया, मतलब हमने ये एंट्री तो कर दिया कि रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, मान लो 10 रुपये हमने जर्नल में एंट्री कर दिया, लेकिन जर्नल के बाद लेजर में ना तो हम यहाँ रिकॉर्ड किए ना यहाँ रिकॉर्ड किए। गलती हो गई, कुछ भी गलती हो सकती है बदमाश, गलती तो कुछ भी हो सकती है। तो अगर लेजर में दोनों जगह मिस्टेक आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो यहाँ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, यहाँ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस टैली करेगा, बट ये भी मिस्टेक तो है ना, ये भी मिस्टेक आपका है। एंट्री ट्वाइस, 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, लो गलतियां ऐसे भी होती हैं। हमने क्या किया, हमने गुड सेल किया मान लो कैश पे, तो एंट्री कैश टू सेल्स 1,000। अब वो अकाउंटेंट बदमाश, उसको नहीं समझ में आया, उसने क्या किया, एक बार ये एंट्री किया, उसके आप सीनियर ने पुकारा, अरे जरा इधर आओ, गया आया, भूल गया कि एंट्री कर चुका हूं, दोबारा एंट्री कर दिया कैश टू सेल्स आपका।
मतलब एक ही एंट्री 2 बार पास कर दिया। तो डेबिट में 2000 आ गया, क्रेडिट में भी कितना आ गया 2000, तब भी ट्रायल बैलेंस टैली किया। बट गलती तो है ना, ये भी गलतियाँ होगा। फिर ये रेक्टिफाई कैसे करेंगे, रेक्टिफिकेशन में सिखाऊंगा, बहुत मस्त तरीके से सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। बट वहाँ भी हुआ तो आपका ये भी ऐसी गलती आपको यहाँ पे क्या होगा जी, दिखेगी। फिर कहते हैं स्टिल द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज वेरी, ये तो ये पॉइंट नहीं है, गलती से पॉइंट आ गया। मतलब इतना गलती होने के बाद भी ट्रायल बैलेंस बनाना यूजफुल होता है। अकाउंटेंट जनरली सभी बनाते हैं ताकि कुछ गलती है तो उसको पता कर लें, ठीक है ना। तो ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट गलती से काट देना आप समझ गए मेरी बात, ये सर। तो अब आइए जरा यहाँ पे अगला, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। देखो मैंने तो बचपन से अभी तक जितना भी देखा है ना, जितना अकाउंट्स देखा है, जितना अकाउंटिंग मैंने किया है, जितना मैं करवाता हूँ, इस आपका ट्रायल बैलेंस बनाने का मैं तो एक ही मेथड देखता हूँ जिसको हम बोलते हैं बैलेंस मेथड, जो आप भी बचपन से पढ़ते आ रहे होगे 11th क्लास से। बैलेंस मेथड में क्या होता है जी कि जितने भी आपने लेजर अकाउंट ओपन किए हैं उनका हम नाम लिखते हैं और उनका सबका एंड में टोटल अमाउंट कितना, बैलेंस कितना एंड में आपका बैलेंस। मतलब कि ये देखो आप, हम लोग क्या करते हैं, सपोज दैट मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, क्या बना दूँ बताओ, चलो मैं बना देता हूँ कैपिटल अकाउंट। मान लो ये हमारा कैपिटल अकाउंट, ऐसे ही बोल रहा हूँ, आपको बनाना नहीं, मेरी बात सुनिए। कैपिटल अकाउंट हमने बना दिया। कैपिटल अकाउंट में क्या आपने बाय ओपनिंग बैलेंस मान लो था हमारे पास, कैपिटल होता ना क्रेडिट बैलेंस, मान लो स्टार्टिंग में 10,000 था। हमने क्या किया जी, एडिशनल कैपिटल दिया बाय कैश, मान लो आपका 20,000 रुपीज़। इसमें से ओनर ने क्या किया, ड्रॉइंग्स कर लिया, मान लीजिए आप यहाँ पे सपोज दैट कितना जी 12,000। तो एंड में बैलेंस कितना बच गया, एंड में बैलेंस कितना बच गया आपका यहाँ पे, ये बच गया, इधर हो गया 30 है ना, इधर 30 में 12 गया तो 18 बच गया आपका यहाँ पे, 18 बच गया है ना, 18। और 18 का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, क्योंकि हमेशा हम क्या करेंगे ओपनिंग में ला के देखेंगे कि कहाँ दिख रहा है, तो 18,000, तभी ये कहाँ क्रेडिट में दिखता है आपका, ठीक है ना। पता है एक काम करूँ, मैं इसी से मैच कर दूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। मैं इसको फिगर थोड़ा चेंज करता हूँ, ये आपका ड्राइंग्स का अमाउंट थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। आपको तो कुछ भी नहीं लिखना, बस मेरी बात सुननी है कि 30,000 माइनस आपका ये ड्राइंग्स, मान लो आपने किया था 20,500 का, तो एंड में बैलेंस हो गया 9,500, ये आपका हो गया। पता है बच्चों, ये जो बैलेंस मेथड है ना, जो 99.99% जो अकाउंटेंट है इसी मेथड से अपना ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। वो क्या करते हैं कि हर एक अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको क्या करते हैं इस ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। जैसे कैपिटल एंड में कितना है 9500, देख रहे हो आप यहाँ पे, क्रेडिट तो क्रेडिट में, डेबिट तो डेबिट में, सारे अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको लिखा जाएगा। तो ये दोनों से टैली कर जाएगा, इसको हम बोलते हैं बैलेंस मेथड, है ना। इसको क्या लिखा भी है, दिस मेथड इज यूज कॉमनली बाय द अकाउंटेंट जनरली इसी मेथड को यूज करते हैं आपका, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस मेथड। पता नहीं हमारे इंस्टीट्यूट ने और भी कई सारे इंस्टीट्यूट ने 2-3 मेथड और डिराइव कर लिए हैं, जो कि मतलब कोई करता तो नहीं है, बट आपको नॉलेज रखना पड़ेगा, MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पता वो क्या है, आपका पहला मेथड है टोटल मेथड। टोटल मेथड कह दो या ग्रॉस आपका ट्रायल बैलेंस मेथड, है ना। टोटल मेथड या ग्रॉस मेथड, क्या बोलते हैं, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस मेथड, दोनों में से कोई भी आपका नाम दे दे यहाँ पे। टोटल मेथड पता ही क्या होता है, इसमें जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो वही सीरियल नंबर, हेड ऑफ अकाउंट्स मतलब लेजर का नाम, कौन सा लेजर आ रहा है उसका नंबर यहाँ पे, वो भी ठीक है। अब यहाँ पे ना हम टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट लिखते हैं। इसमें जब हम क्या जी टोटल मेथड से सॉल्व करते हैं तो इसमें पता क्या होता है, ये देखो ये क्या करता है कि इसको ना लिख के जरा बताओ कैपिटल का उधर का टोटल कितना है 30,000, तो क्या करेगा आपका कैपिटल यहाँ पे लिख देगा 30,000, यहाँ 30। कैपिटल बताओ इस साइड कितना है 25, तो यहाँ लिख देगा 20,500। तो ये ऐसे करता है, ये ग्रॉस, इससे भी अल्टीमेटली वही हुआ, 30 हमने उधर लिखा, 25 यहाँ, तो अल्टीमेटली उधर कितना चला गया 9,500, वही 9,500 चला गया। लेकिन ये ग्रॉस मेथड क्या करता है जी, ग्रॉस मेथड में यहाँ पे आपका इधर का जो टोटल है 30, वो मैं उसी को सब चेंज कर देता हूँ, 30 यहाँ लिख देता है, और इधर कितना है बैलेंस छोड़ के, बैलेंस नहीं,
ये नहीं लिखा जाएगा 25, तो इधर क्या करेगा 20,500 रुपीज़ लिख देगा। ऐसे हर एक अकाउंट का डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, और वही बोल देता है क्या, ग्रॉस टोटल मेथड आपका, ये ग्रॉस आपका टोटल मेथड, एक्चुअली ग्रॉस टोटल मेथड या टोटल मेथड दोनों का मीनिंग आपका सेम होता है। तो ये आपका क्या हुआ कि ये बैलेंस निकालने के बजाय दोनों साइड का टोटल यहाँ लिखते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं ठीक है, तो डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल करके काम करेंगे। एग्जाम में हमारे लिए एमसीक्यू क्या है, आपको वो क्या करेगा जी, वो बताएगा कि भैया एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डेबिट का भी टोटल लेते हैं, क्रेडिट का भी टोटल लेते हैं, कौन सा मेथड है, तो आपको ये या ये दिया रहेगा, उसमें हमें टिक मार्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पहला मेथड क्या हो गया बच्चे, एक हो गया टोटल मेथड, मतलब दोनों हर एक लेजर का दोनों साइड का टोटल हम यहाँ लिखेंगे, तो भी ये क्या करेगा, टैली कर जाएगा, क्योंकि डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल, डेबिट क्रेडिट टोटल लिखेंगे तो अल्टीमेट टैली करेगा ही करेगा। दूसरा क्या, बैलेंस मेथड, जो हम एक्चुअली करते हैं हर एक अकाउंट का बैलेंस, ये और ये ना लेकर हम सिर्फ बैलेंस लेते हैं, वो ये हो गया। तीसरा मेथड होता है टोटल एंड बैलेंस मेथड, मतलब यहाँ पे टोटल भी होगा और बैलेंस भी होगा, तो यहाँ पे हर एक साइड का टोटल भी लिखा जाएगा और उनका बैलेंस भी लिखा जाएगा। मतलब जैसे कैपिटल हो गया, तो कैपिटल क्या करेंगे जी, इधर हम लिखेंगे, इधर कितना था टोटल 30,000, इधर टोटल कितना था, तो इधर एक मिनट यहाँ लिखा मैंने, यहाँ कितना हो गया आपका 30,000, यहाँ कितना हो गया 20,500। मतलब इस मेथड में ये भी लिखा जाएगा दोनों साइड का टोटल और इनका बैलेंस भी क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। ये पता नहीं क्यों ऐसा काम का कोई करता है नहीं, बट स्टडी मेथड में पढ़ना होगा तो बस आपको क्या करना होगा, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल और उनका बैलेंस भी बताना होगा कि आखिर कितना बैलेंस, डेबिट बैलेंस तो डेबिट में और क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट में, वही आपको यहाँ पे काम किया गया, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे इसको बोलते हैं टोटल एंड बैलेंस मेथड। टोटल दोनों साइड का टोटल भी आएगा और बैलेंस भी आएगा, या फिर इसको कंपाउंड मेथड के नाम से भी जानते हैं, कंपाउंड मेथड, ठीक है ना। तो ये काम खत्म हो गया। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जनरली आप देखो यहाँ ट्रायल बैलेंस में कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5। यहाँ देखो इस मेथड में कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही कॉलम होते हैं, या तो डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल या बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस आपका। लेकिन आपका जो तीसरा कंपाउंड मेथड है ना, कंपाउंड मेथड, इसमें 7 कॉलम हो जाते हैं, क्योंकि ये भी दोनों कॉलम आ गए, ये भी दोनों कॉलम आ गए, तो 4 ये हो गए, 5 6 7 आपका। ये भी एग्जाम में पूछ दे के बताओ कौन से मेथड में 7 कॉलम होते हैं ट्रायल बैलेंस में, तो कंपाउंड में होते हैं, है ना। कंपाउंड लिखा रहेगा या फिर ये नाम रखेगा, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो आप मेरी बातें समझ गए होंगे, और आइए जरा मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा जहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से बातें समझ में आएंगी, फिर हम एमसीक्यू में आएंगे और फिर इस पर भी हम मास्टरी करके हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, आप कहता है कि एक क्लाइंट आपका है सिंघानिया, वो कहता है भैया हमने एक ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है और ये हमारा ट्रायल बैलेंस कहता है कि देखो टैली भी कर गया है दोनों साइड। बोलता है जरा चेक करो गलत तो नहीं है ट्रायल बैलेंस। देखता हूँ बदमाश का, हम लोग तो सीओसी के बच्चे हैं, उनका अकाउंट थोड़े हैं। ये देखो कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, दिख रहा है क्रेडिट में। ड्रॉइंग्स कैपिटल को कम करता है, कौन सा बैलेंस, डेबिट, ठीक है। ये एसेट का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से लेना है, आप बताओ कस्टमर से लेना है मतलब डेटर, डेटर का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। इस बदमाश ने क्रेडिट में दिखाया, हम इसको डेबिट में दिखाएंगे। कहता है कि परचेज एक्सपेंस डेबिट में होगा। परचेज रिटर्न, बदमाश परचेज अगर डेबिट में तो परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट होता है, ये भी गलत है। लोन लिया है बैंक से, लोन लिया है, लायबिलिटी है, क्रेडिट में, ठीक है। ट्रेड पेबर लायबिलिटी है, ये डेबिट में क्यों दिखा रहा है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ट्रेड एक्सपेंस, एक्सपेंस है, ठीक है, डेबिट में। बैंक डेबिट में, ठीक है। बिल्स पेबल लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होगा। सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट, ठीक है। इन्वेंट्री स्टॉक है, क्रेडिट नहीं डेबिट में होता है, स्टॉक ओपनिंग डेबिट में आता है। रेंट डेबिट में, ठीक है। सेल्स रिटर्न, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस तो रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, इसने यहाँ दिखा दिया। फिर भी दोनों से टैली, क्योंकि कई सारी गलतियां हैं, है ना। ये क्यों आ रहा है ऐसा यहाँ पे, एक बार मैं देखता हूँ, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। हाँ जी, कुछ था मिस्टेक, एनीवे आइए। तो मैं कह रहा था कि ये जो ट्रायल बैलेंस है इसमें क्या है कि फिर कहा कि क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो हमेशा
एडजस्टमेंट में होता है, आप जानते हैं इस बात को, हम फाइनल अकाउंट में समझेंगे इसके बारे में। अब ये जो ट्रायल बैलेंस है दोनों से टैली है, बहुत सारे मिस्टेक्स है। वो कहता है कि आप ना इसको रीडिजाइन कर दो सही तरीके से। तो जो मिस्टेक्स मैंने बताया ना बच्चे, उनको सही करके मैंने क्या किया, यहाँ पे डिजाइन कर दिया। टैली कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने अब सही काम यहाँ पे किया है। सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन थोड़े ही आएंगे, आएगा बच्चा, मैं बताता हूँ ये एमसीक्यू में कैसे बन सकता है। उन्होंने क्या कहा, इतना बड़ा ना देके यहीं पे क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस को टैली करा देंगे मान लो, और कुछ आइटम का मिस्टेक कर देंगे, फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली करेगा। बोलेंगे भैया तू सही करके बताओ कि ट्रायल बैलेंस का दोनों सेट सही क्या आना चाहिए। तो फटाफट आपको रफ में क्या करना है कि जो भी आइटम डेबिट वाले हैं उनको डेबिट में, क्रेडिट वाले क्रेडिट में लिखेंगे और उसका टोटल निकाल के बोलेंगे कि ये टोटल सही होना चाहिए और उसमें टिक मार्क करेंगे। ठीक है ना, बोलो हाँ। तो जो भी आएगा आने दो ना, हम तो बहुत प्रिपेयर्ड हैं अपने आप को, है ना। एक ही याद रखना कि ट्रायल बैलेंस में एसेट्स और एक्सपेंस हमेशा डेबिट में, कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट में, और कुछ भी नहीं सोचना आपने, बस ये भी बात खत्म हो गई। हम आगे निकलें। अब आ जाओ इसका भी एमसीक्यू देखते हैं क्या निकल के आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना होगा। मैं जानता हूं कि अगर आप नहीं बताओगे तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा। 10 एमसीक्यू है, आपको बताना होगा कि ट्रायल बैलेंस वाले एमसीक्यू में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है ना, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात मानेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि मुझे पता रहे कि बच्चे कितने पढ़ रहे हैं। कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रायल बैलेंस में नॉट टैली इन केस ऑफ कंपनसेटिंग। कंपनसेटिंग एरर मतलब दो गलतियां हैं जी, दोनों गलती ने आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया। एक एंट्री 1000 रुपये से थी, एक 10,000 से थी। हमने ये एंट्री 1 की जगह पे 10 कर दिया, इसको 10 की जगह पे 1 कर दिया। दो गलतियां हैं बट आपस में कंपनसेट कर दिया। क्या ऐसी गलतियां आपका ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सर क्यों? ज़्यादा समझ में आएगा रेक्टिफिकेशन में, वहाँ डिटेल में बताऊंगा। लेकिन क्योंकि गलती रहा ही ना, दोनों ने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया। दो गलतियां हैं बट दोनों ने मिलके अमाउंट सही निकाल दिया, बट फिर भी गलतियां दो है ना, तो आपका ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, नहीं टैली करेगा। मैं बता, चलो फिर से कोई बात नहीं, कंपनसेटिंग एरर का मतलब बताता हूँ। हमने एक बार सेल किया राम को 10,000 का, तो राम टू सेल्स, ये एंट्री मान लो 5,000 की थी, 5,000 का सेल किया। एक और दिन हमने क्या किया, राम को सेल किया और वो सेल किया इनको 50,000 का। तो आप देखो जो एंट्री हमें पास करना चाहिए था, पहला वाला 5, दूसरा 50, गलती से बदमाश ने, उस अकाउंटेंट ने क्या किया, इस एंट्री को 5 के जगह पे 50 से कर दिया और ये एंट्री गलती से उसने क्या किया, 5 से पास कर दिया। तो देखो यहाँ पे दो गलतियां हुई हैं, लेकिन दोनों गलती ने मिला के अल्टीमेटली एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया। राम पहले कितना दिखता, 5 + 50, 55, अभी भी 55 दिख रहा है। सेल्स आपका 50 + 5, 55, पहले भी दिखता, अभी भी दिख रहा है आपका। तो दो गलतियां हैं जो गलतियां आपस में कंपनसेट हो चुकी हैं, बट ये गलती है ना, क्या ऐसी गलतियों को ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि डेबिट में भी आपने 55 लिखा, क्रेडिट में भी 55 लिखा है। तो मेरे बच्चे ट्रायल बैलेंस विल टैली, ट्रायल बैलेंस क्या होगा जी, टैली करेगा, लेकिन फिर भी गलती है। खैर पूछ रहा कि क्या ट्रायल बैलेंस टैली करेगा, ये ट्रायल बैलेंस तो टैली करेगा ना, दोनों से टैली करेगा। ट्रायल बैलेंस कैन फाइंड द मिसिंग एंट्री फ्रॉम जर्नल, ना ये फॉल्स है। जर्नल में कोई मिसिंग एंट्री है तो ट्रायल बैलेंस कैसे पता कर सकता है? जब जर्नल में आपने एंट्री मिस कर दिया तो ट्रायल बैलेंस में आया भी नहीं, यहाँ भी आपका एंट्री नहीं, यहाँ भी नहीं है, ट्रायल बैलेंस टैली करेगा। और जो ट्रायल बैलेंस टैली करेगा वो कैसे पता कर पाएगा? वो भी नहीं पता कर पाएगा, तो ये भी गलत आपका है। सस्पेंस अकाउंट इज ओपन इन ट्रायल बैलेंस इज ए परमानेंट अकाउंट, नहीं बच्चे ये टेम्पोररी है। अब मैं आपको अभी ज़्यादा इसके बारे में नहीं समझा सकता, मैं रेक्टिफिकेशन में समझाऊंगा, बट एक्चुअली बता दूं कि जब ट्रायल बैलेंस दोनों साइड टैली नहीं करता ना, तो अकाउंटेंट टैली करने के लिए क्या लिख देता है, सस्पेंस अकाउंट, कि टैली कर जाए फिलहाल। और वो सस्पेंस अकाउंट लिख के फिर ना अपने सीनियर को दे देता है कि भैया आप गलती ढूंढ दो, क्योंकि वो तो बदमाश बच्चा, उसको कुछ नहीं आता। तो जैसे जैसे हम गलतियाँ ढूंढते हैं सस्पेंस अकाउंट हटते चला जाता है। तो वो परमानेंट तो नहीं हुआ ना, वो तो आपका टेम्पोररी हुआ, ये गलत है आपका, हम ट्रू को ढूंढ रहे हैं। बैलेंस ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट हैज ए क्रेडिट, हाँ परचेज का डेबिट बैलेंस होता है तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये ट्रू आपका हुआ। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा इसमें फॉल्स है? ट्रायल बैलेंस फॉर्म्स एज ए बेस फॉर प्रिपेयरिंग आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है उसके पहले ट्रायल बैलेंस का हम हेल्प ले सकते हैं, तो ये तो ठीक है। ट्रायल बैलेंस कैन फाइंड द मिसिंग एंट्री फ्रॉम जर्नल, नहीं पता कर सकता। ये कहता है कैन फाइंड, तो ये फॉल्स हो गया,
यहीं पे ठीक है। ट्रायल बैलेंस आपका इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, ट्रू है, वो ये 100% श्योर नहीं कि आपका एक्यूरेट है ट्रायल बैलेंस टैली करने का मतलब, तो ये तो ट्रू है। फॉल्स पूछ रहा है तो फॉल्स तो मैं मिल गया, फिर भी पढ़ देता हूँ। ट्रायल बैलेंस विल टैली इन केस ऑफ कंपनसेटिंग, वही ठीक है। ये तो आपका कौन सा आंसर हो गया बच्चे? ये आपका बी हो गया, आपका बी हो गया। ट्रायल बैलेंस कैन फाइंड द मिसिंग एंट्री, नहीं फाइंड कर सकता। ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस, ट्रायल बैलेंस कब बैलेंस नहीं करेंगे, कब बैलेंस नहीं होगा? करेक्ट एंट्री ट्वाइस, एक ही एंट्री 2 बार कर दिया तो दोनों सारी एंट्री ट्रायल बैलेंस टैली करेगा। परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस इज डेबिटेड टू परचेज क्रेडिटेड टू, ये बोलता है कि परचेज किया क्रेडिट पे तो एंट्री क्या होता है? परचेज टू क्रेडिटर, है ना बच्चे। आपने क्या कर दिया जी? एंट्री परचेज टू कैश। तो बताओ ट्रायल बैलेंस टैली करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अरे जब भी ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट में एंट्री आपने किया है और सेम अमाउंट किया है तो ट्रायल बैलेंस हमेशा टैली करेगा, इवन दो मिस्टेक है। इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन में, मिस्टेक तो है। अब यहाँ देखो, आपने पेमेंट किया था क्रेडिटर को, 500 डेबिट कर दिया और 50 आपने क्रेडिट कर दिया। कितने से? ये गलती से दिया, 50 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ सही कर लेना आप इसको। तो आपने क्या किया? क्रेडिटर एक में डेबिटेड किया 500 और क्रेडिटर किया 50। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस में एक तरफ एंट्री क्या दिख रहा है आपका 500 का और एक जगह दिख रहा 50 का, ये टैली नहीं करने देगा, तो आपको सी में टिक मार्क करना होगा। ट्रायल बैलेंस शो करता है एक क्या? ओनली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, बस और कुछ भी नहीं। एक्यूरेसी शो नहीं करता, अरिथमेटिकली मतलब जो हमने कैलकुलेशन किया वो ठीक है कि नहीं, बस उतना टू द मैक्सिमम आप करेगा, बाकी कुछ भी नहीं। अकॉर्डिंग टू ट्रायल बैलेंस द फाइनल लिस्ट ऑफ बैलेंसेज टोटल कंबाइंड, ये रोलैंड ने दिया था बच्चे, ये देखो नाम याद रखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस, कौन सा ट्रायल बैलेंस का पर्पस है? ट्रायल बैलेंस का पर्पस आपका पॉइंटिंग आउट एरर, यह था ऑब्जेक्टिव में। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ये भी है, ऑल में टिक मार्क कर देंगे, यहाँ पे चला गया, बताया था मैंने आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने का इसमें कौन सा मेथड नहीं है? एडिशनल मेथड कुछ नहीं होता, यही टिक मार्क कर देना, बाकी सब होता है। कौन सा मेथड कॉमनली फॉलो करता? अकाउंटेंट बैलेंस मेथड बताया था मैंने, बैलेंस मेथड आपका मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। अंडर डैश मेथड स्टेटमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस कंटेन 7 कॉलम, वो कंपाउंड मेथड यानी कि टोटल एंड बैलेंस मेथड में अभी बताया बदमाश। अंडर डैश मेथड एवरी लेजर अकाउंट इज टोटल एंड द टोटल अमाउंट बोथ साइड का आपका ट्रांसफर होता है। टोटल आपका कौन सा हो गया? ये ग्रॉस टोटल मेथड या ग्रॉस टोटल मेथड है, ये ट्रायल ने गलत लिखा हुआ है, ग्रॉस टोटल मेथड, इसमें टिक मार्क करेंगे। और मैंने क्या किया आपको, ये भी इसका भी क्या करा दिया आपका द एंड बच्चे, द एंड आपका। हाँ जी बच्चों, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस को हमने प्रॉपर तरीके से एंड किया और अगली क्लास में जब मिलूंगा मैं आपसे तो अगली क्लास में शुरू करेंगे सब्सिडी बुक एंड कैश बुक को। अगेन बोल रहा हूं कि अगर तनिक भी आपको स्पीड लग रहा है कि हमें पूरा डिटेल में समझना, क्योंकि चैप्टर अभी आगे जो आएंगे और टिपिकल चैप्टर आने शुरू होंगे, तो वहां पे पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर आप रेगुलर क्लास लेना चाहते हैं वो भी आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप रिवीजन के लिए हैं तो आप आराम से इस रिवीजन को एंजॉय कीजिए। मिलता हूं अगली क्लास में अगले चैप्टर की कवरेज करने के लिए। यहाँ पे इसको यहीं पे विराम देते हैं बच्चे। बाय बाय, टाटा, थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी।